क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एक अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं रुक जाते हैं? जी। जैसे कोई चीज आपको अंदर से ही, मतलब आपको ही रोके हुए है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जो इसी अंदरूनी रुकावट के बारे में है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो द माउंटेन इज यू नाम की एक किताब के विचारों पर आधारित है, जी। जो बताती है कि हम खुद ही जाने अनजाने में अपनी तरक्की के रास्ते में कैसे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पहाड़ आखिर है क्या, हम क्यों खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और आत्मनियंत्रण का असली मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे शक्तिशाली और शायद थोड़ा असहज करने वाला विचार है, वो ये है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं है। हाँ, कोई बॉस, कोई हालात या बुरी किस्मत नहीं, बल्कि आप खुद हैं। ये सुनना थोड़ा चुभता है ना? हाँ, क्योंकि हम अपनी समस्याओं के लिए बाहरी चीजों को जिम्मेदार ठहराने के आदी हो चुके हैं। बिल्कुल। और ये स्वीकार करना आसान भी नहीं है, लेकिन यहाँ पहाड़ का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये पहाड़ क्या है? ये किताब बताती है कि ये पहाड़ कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बसे हुए कुछ पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स? जैसे खुद पर लगातार शक करना, जिसे हम आत्मसंदेह कहते हैं, या फिर जरूरी कामों को टालते रहने की आदत। हाँ, ये तो बहुत आम है। और एक बहुत ही अजीब बात, सिर्फ असफलता का नहीं, बल्कि सफलता का भी डर। ये सब मिलकर वो पहाड़ बनाते हैं जिस पर हम चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक मिनट, सफलता का डर? जी। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब नहीं लगती? असफलता से डरना तो समझ आता है, वो तो हम सब उससे डरते हैं। लेकिन अपनी ही कामयाबी से कोई क्यों डरेगा भला? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमारे अवचेतन मन में छुपा है। किताब का तर्क है कि ये सारे व्यवहार, चाहे वो टालम टोल हो या सफलता का डर, असल में गलतियां नहीं है। गलतियां नहीं है तो फिर क्या है? ये हमें दर्द से बचाने के लिए अपनाई गई अनजानी रणनीतियां हैं। हमारा दिमाग हमें किसी भी तरह की अनिश्चितता या भावनात्मक चोट से बचाने की कोशिश करता है। अच्छा। और सफलता अपने साथ बहुत सारी अनिश्चितता और बदलाव लाती है, जो हमारे दिमाग के लिए एक खतरे जैसा हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि जिस पहाड़ पर हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में बदलाव के प्रति हमारा अपना ही प्रतिरोध है। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम गाड़ी में एक ही समय पर एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा रहे हों। बहुत अच्छी उपमा है। एक हिस्सा आगे जाना चाहता है और दूसरा डर के मारे ब्रेक लगाए हुए है। और शायद हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा पैर ब्रेक पर है। हाँ, बिल्कुल। ब्रेक दबाने की आदत इतनी पुरानी और गहरी हो चुकी है कि ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन बन गया है। लेखक इन्हें अनदेखी रणनीतियां कहते हैं, क्योंकि हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते। ये हमारे अवचेतन मन का काम है, जो हमें सुरक्षित रखना चाहता है। भले ही वो सुरक्षा हमें एक ही जगह पर फंसाए रखे। जी, भले ही वो हमें फंसाए रखे। ठीक है, तो ये अनजाने में होता है, पर सवाल वही है, क्यों? अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा ही दिमाग हमें क्यों रोकेगा? ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है ना? है, बिल्कुल है। और अक्सर लोग इसे आलस का नाम देकर खुद को कोसते रहते हैं। हाँ, कि मैं बस आलसी हूँ। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि ये आलस नहीं है। तो फिर क्या है? इसे समझने के लिए एक अवधारणा है, गलत दिशा में आत्मरक्षा। गलत दिशा में आत्मरक्षा। हमारा दिमाग तरक्की की अनिश्चितता के बजाय जाने पहचाने दर्द को चुनता है। जाने पहचाने दर्द को? क्यों? क्योंकि वो दर्द परिचित है, वो एक तरह से सुरक्षित महसूस कराता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक पुरानी टूटी फूटी सड़क पर चलना पसंद करेगा, जिसके हर गड्ढे के बारे में उसे पता है। अच्छा। बजाय एक नई, अनजान और चिकनी सड़क पर जाने के, क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे क्या मोड़ आएगा या रास्ता कहाँ ले जाएगा। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। हम अपनी पुरानी कहानी के इतने आदी हो जाते हैं कि नई बेहतर कहानी लिखने से डरते हैं, भले ही पुरानी कहानी हमें रोज तकलीफ दे रही हो। तो जब तरक्की हमारी पहचान को चुनौती देती है या हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, तब हम खुद को रोकने लगते हैं। बिल्कुल। सोचिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी आर्थिक तंगी में गुजारी हो। ठीक है। और वो हमेशा खुद को एक संघर्ष करने वाला इंसान मानता आया हो। जब उसे अचानक कोई बड़ी नौकरी मिलती है या उसका बिजनेस चल पड़ता है, तो ये उसकी पुरानी पहचान के लिए एक खतरा बन जाता है। खतरा कैसे? उसका अवचेतन मन सोचने लगता है, अगर मैं अब संघर्ष नहीं कर रहा तो मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है? ओहो। इस अनिश्चितता और पहचान के संकट से बचने के लिए
वो अनजाने में कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वो वापस अपनी पुरानी परिचित संघर्ष वाली स्थिति में पहुंच जाए। जैसे अचानक फिजूल खर्ची करना या अपनी नौकरी को ही खतरे में डाल देना। ये पहचान वाली बात बहुत गहरी है और ये मुझे उन पैटर्न्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है जिनके बारे में किताब में बात हुई है। अगर किसी के जीवन में एक ही तरह के रिश्ते बार बार आ रहे हैं या वो सफलता के एक ही स्तर पर आकर अटक जाते हैं जी, तो क्या ये भी उसी पहचान से जुड़ा है? ये सिर्फ बुरी किस्मत या संयोग तो नहीं हो सकता? ये बिल्कुल संयोग नहीं है। इस किताब का एक मुख्य विचार ये है कि हर बार बार होने वाला संघर्ष असल में एक संदेश है। एक संदेश? हाँ, एक संदेश। ये एक पैटर्न है जो चाहता है कि उसे नजरअंदाज करने के बजाय समझा जाए। ये एक अलार्म की तरह है जो बार बार बज रहा है, ये बताने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा। और यहीं से आत्मनियंत्रण की असली शुरुआत होती है। मतलब जबरदस्ती से नहीं? नहीं, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि जागरूकता और सुनने से शुरू होती है। सुनने से? हाँ, मतलब अपने ही पैटर्न को सुनने से? हाँ, खुद से ये पूछने से कि ये पैटर्न मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, मेरे जीवन का कौन सा ऐसा हिस्सा है, कौन सी ऐसी भावना है जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ। जब तक हम इन पैटर्न्स को सिर्फ एक बुरी आदत मानकर जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते रहेंगे, वे और ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। लेकिन जब हम उन्हें एक संदेश की तरह देखते हैं तो हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो फिर ये जो बस कर डालो या अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाओ वाली सलाह है, वो यहाँ काम क्यों नहीं करती? हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं। ये किताब तो कुछ और ही कह रही है। इसमें एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, आप जिस चीज का सामना करने से इनकार करते हैं उसे कभी ठीक नहीं कर सकते। ये इस पूरी चर्चा का सार है देखा जाए तो। कैसे? विकास के लिए असहजता के साथ बैठना जरूरी है। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में कोई बिल आता है जिसे हम चुकाना नहीं चाहते तो हम उसे बिना खुले दराज में रख देते हैं। हाँ, ये तो होता है। हम जानते हैं कि वो वहाँ है और वो चिंता हमें अंदर ही अंदर खाए जाती है, लेकिन जब तक हम उसे खोलकर उसका सामना नहीं करते, हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। हमारी भावनाएं भी वैसी ही हैं। और किताब में जिम्मेदारी लेने की बात भी कही गई है, लेकिन खुद से नफरत किए बिना ये संतुलन बनाना तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है। मतलब ये मानना कि हाँ, ये मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन साथ ही खुद को इसके लिए कोसना नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी आदत खुद को जज करने की होती है, लेकिन यही असली बदलाव की शुरुआत है। सुधार कोई एक दिन में होने वाली नाटकीय घटना नहीं है, बल्कि ये खुद के साथ लगातार ईमानदार रहना है। ये स्वीकार करना है कि हाँ, मुझ में ये पैटर्न है और अब मैं इसे समझने के लिए तैयार हूँ। तो ये दयालुता के साथ जिम्मेदारी लेना है। जी बिल्कुल। ये इच्छा शक्ति की आम धारणा से बिल्कुल अलग है। लेखक के अनुसार सच्चा अनुशासन भावनात्मक जागरूकता है। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? भावनात्मक जागरूकता का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना। अच्छा। इसका मतलब है किसी स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुककर सोच समझकर जवाब देना। कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए ट्रैफिक में किसी ने आपकी गाड़ी को गलत तरीके से काट दिया। हाँ। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा, चिल्लाना। पल में रुकना और सोचना, क्या मेरा गुस्सा इस स्थिति को बेहतर बनाएगा या ये सिर्फ मेरा दिन खराब करेगा? और फिर शांति से आगे बढ़ने का फैसला लेना। हाँ, मतलब उस आवेग और हमारे एक्शन के बीच में एक स्पेस बनाना। बिल्कुल। और उस स्पेस में ही हमारी असली ताकत है। जब भावनाएं आपके फैसलों को नियंत्रित करना बंद कर देती हैं, तो तरक्की स्वाभाविक हो जाती है। क्योंकि तब आप भावनात्मक आवेग में फैसले नहीं लेते। नहीं, तब आप अपने मूल्यों और लंबे समय के लक्ष्यों के आधार पर फैसले लेते हैं। यही सच्चा आत्मनियंत्रण है। तो ये अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है? नहीं, ये उन्हें समझना है और फिर सही दिशा में आगे बढ़ना है। इस किताब में एक और शक्तिशाली विचार है जो हमारी तरक्की की सोच को ही पलट देता है। जी? हम अक्सर सोचते हैं कि आगे बढ़ने का मतलब कुछ नया हासिल करना या जोड़ना, एक नई स्किल, एक नई आदत, ज्यादा पैसा। हाँ, ज्यादा पैसा। लेकिन लेखक का तर्क है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो आप पर बोझ डाल रही हैं। ये घटाने के बारे में है, जोड़ने के बारे में नहीं। ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी विचार है। ये ऐसा है जैसे गर्म हवा के गुब्बारे को ऊपर उठने के लिए रेत की बोरियों को नीचे फेंकना पड़ता है। सही बात है। वो कुछ जोड़ नहीं रहा बल्कि बोझ कम कर रहा है। किताब बताती है कि हमें क्या क्या छोड़ना जरूरी है। क्या क्या?
इसमें आपकी पुरानी पहचान शामिल है, जैसे मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। इसमें पुरानी मान्यताएं शामिल हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। और भावनात्मक बोझ भी। हाँ, भावनात्मक बोझ, जैसे पुराने गिले शिकवे या पछतावा, और डर पर आधारित लक्ष्य। डर पर आधारित लक्ष्य, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे लक्ष्य जो आपने समाज के डर से या किसी को कुछ साबित करने के लिए बनाए हैं, न कि इसलिए कि आप वाकई उन्हें चाहते हैं। अच्छा। जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे, बिल्कुल। जबकि उसका दिल एक कलाकार बनने का था। जब तक वो उस बाहरी लक्ष्य का बोझ नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कभी-कभी तरक्की जोड़ने में नहीं बल्कि घटाने में दिखती है। जी। इसी से जुड़ा एक और विचार है, प्रेरणा से बढ़कर तालमेल। अलाइनमेंट ओवर मोटिवेशन। हाँ, ये भी पारंपरिक सोच से काफी अलग है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझिए, प्रेरणा एक रॉकेट फ्यूल की तरह है जो आपको जोर का धक्का देती है, लेकिन जल्दी खत्म हो सकती है। आती जाती रहती है। आज आप बहुत प्रेरित महसूस कर सकते हैं, कल शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन तालमेल यानी अलाइनमेंट एक कंपास की तरह है जो हमेशा सही दिशा दिखाता है। जी, जो हमेशा आपको सही दिशा दिखाता है, चाहे आपकी रफ्तार कम हो या ज्यादा। जब आपके काम आपके अंदरूनी मूल्यों के साथ तालमेल में होते हैं, मतलब आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए सच में मायने रखता है। हाँ, तब अनुशासन आसान हो जाता है। आपको रोज सुबह उठकर खुद को जबरदस्ती प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जीवन आपको सही दिशा में जाता हुआ महसूस होता है। तो इन सभी विचारों को एक साथ लाते हुए किताब अंत में एक बहुत ही सशक्त करने वाला बयान देती है। आप समस्या भी हैं और समाधान भी। पहली बार सुनने में ये एक दोषारोपण जैसा लग सकता है, जैसे सारी गलती आपकी ही है। और यही इसकी खूबसूरती है। ये दोषारोपण नहीं, ये शक्ति देने वाला बयान है। कैसे? इसका मतलब है कि अगर पहाड़ आपके अंदर है, तो उस पर चढ़ने की शक्ति भी आपके अंदर ही है। अच्छा। सोचिए, अगर आपकी समस्या बाहरी होती, कोई और व्यक्ति या हालात, तो आप असहाय होते, क्योंकि उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। सही बात है। लेकिन जब समस्या आपकी अपनी सोच, आपके अपने पैटर्न है, तो आप उन्हें बदल सकते हैं। चाबी आपके ही हाथ में है। मतलब असली शक्ति इस बात को स्वीकार करने में है कि बदलाव की शुरुआत अंदर से होगी। हम बाहरी मदद ले सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन असली काम हमें अपने अंदर ही करना होगा। बिल्कुल ठीक यही बात है। जब तक हम समाधान बाहर खोजते रहेंगे, हम हमेशा अटके रहेंगे। और जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि पहाड़ हमारे भीतर है, उसी पल हमें उस पर चढ़ने का रास्ता भी दिखने लगता है। ये जिम्मेदारी लेना है, लेकिन ताकत के साथ, लाचारी के साथ नहीं। कोई भी बाहरी समाधान आपकी आंतरिक स्पष्टता की जगह नहीं ले सकता। तो आज की इस चर्चा से कुछ बहुत गहरी बातें निकल कर आई। पहली तो ये कि खुद को रोकने की हमारी आदत असल में खुद को बचाने की एक कोशिश है जो गलत दिशा में जा रही है। जी। दूसरी, हमारे जो बार बार होने वाले पैटर्न हैं, वो दुश्मन नहीं बल्कि संदेश हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। और तीसरी, कि सच्चा आत्मनियंत्रण जबरदस्ती या इच्छा शक्ति का खेल नहीं बल्कि भावनात्मक समझ और जागरूकता है। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि तरक्की का मतलब हमेशा कुछ जोड़ना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब उस बोझ को घटाना होता है जो हमें उड़ने से रोक रहा है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, पहाड़ आपको हराने के लिए नहीं है, ये आपको आपके सामने प्रकट करने के लिए है। वाह। जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं, तो आप खुद पर महारत हासिल करना शुरू कर देते हैं। ये चर्चा एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। हमने बात की कि तरक्की अक्सर कुछ घटाने में होती है, कुछ छोड़ने में। तो ये पूछने के बजाय कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, शायद एक ज्यादा शक्तिशाली सवाल ये है, मैं क्या छोड़ने के लिए तैयार हूं? बहुत गहरा सवाल है। अपनी कौन सी पुरानी पहचान, कौन सा डर या कौन सी कहानी जिसे मैं अब तक पकड़े हुए हूं?